तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर है वो 3.2 अपन करते हैं। पहला एग्जाम्पल अपन ने कर लिया। 3.2 एग्जाम्पल देखिए। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदे। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। अब देखिए जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें अपन को रबड़ जी उसने 2 तो रबड़ खरीदे, ये खरीदे वो खरीदा, उसके पास टोटल रुपए कितने थे? 9 रुपए थे। उसने प्राइस नहीं बताया कि एक रबड़ के कितने रुपए हैं, तो जो अपन को पता नहीं है वो अपन मान लेंगे कि माना एक रबड़ का मूल्य x रुपए तथा एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है। ये अपन ने मान लिया। आप कुछ मान सकते हैं, आप ऐसे मान सकते हैं एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और रबड़ का मूल्य y रुपए है। और आपकी जो मर्जी इसमें यही है, अपन अपने हिसाब से कुछ मान सकते हैं। ये अपन ने मान लिया। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जो रोमिला है उसके पास 9 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 9 रुपए। ठीक है। रोमिला ने कितनी 2 तो पेंसिल खरीदी और 3 रबड़ खरीदे। रुपए अपन को पता नहीं कि रबड़ के कितने रुपए लग रहे हैं और पेंसिल के कितने रुपए लग रहे हैं। तो पेंसिल के अपन ने क्या माने कि y रुपए लग रहे हैं, तो इसको अपन ने मान लो उसने 2 यहाँ पे मान लो 1 होता है, मान लो एक पेंसिल के 3 रुपए लग रहे हैं तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 रुपए लग जाएंगे। और मान लो एक रबड़ के 2 रुपए लग रहे हैं तो इस हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो ये अपने 2 से गुणा कर दिया और प्लस अब 3 क्या रबड़ खरीदे और रबड़ का मूल्य कितना है? x रुपए। एक रबड़ का है ना, एक रबड़ का मूल्य x रुपए है और एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है। तो उसने 2 पेंसिल खरीदे तो 2 को गुणा कर दिया और 3 रबड़ खरीदे तो 3 को x से गुणा कर दिया, बराबर कर दिया। और देखिए ये दोनों बराबर क्यों आएंगे? ये सीधी सी बात है कि मान लो रबड़ का मूल्य जो भी था उसके पास टोटल रुपए तो 9 ही थे, 9 से ऊपर तो उसने कुछ किया नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या पैसे बराबर आ गए। क्योंकि इनको अपने x और y को अपने क्या माना है? रुपए तो माना है, रुपए की x और y है जो रुपए हैं। तो मान लो यहाँ पे 2 रुपए की प्राइस जो पेंसिल है वो 3 रुपए की है। तो जैसे कि मान लो पेंसिल है वो 3 रुपए की है। अभी अपन को पता नहीं है ना, पता होता तो ऐसे लिखते पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है, तो पता नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख दिया? y रुपए है। यहाँ पे पता नहीं तो रबड़ का मूल्य x रुपए, एक रबड़ का माना है ना, तो एक रबड़ का मूल्य है वो x रुपए, तो x से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे अपने पास गुणा होकर क्या आएगा? रुपए तो आएंगे, जो भी रुपए आएंगे वो, और यहाँ पर भी रुपए, तो रुपए और रुपए जुड़ के अपने पास क्या टोटल 9 ही आने चाहिए। बात ये है। तो ये अपन ने क्या समीकरण नंबर क्या मान ली? 1। ठीक है। अब दूसरी क्या, रोमिला की एक फ्रेंड है, उसने भी क्या कितने 6 तो रबड़, देखिए मैं देख लेता हूं। रोमिला है वो 4 तो पेंसिल खरीद रही है और 6 रबड़ खरीद रही है। ठीक है। और उसके पास टोटल रुपए कितने? 18 रुपए हैं। 18 रुपए। तो पेंसिल का मूल्य अपने कितना माना है? एक पेंसिल का मूल्य y रुपए और एक रबड़ का मूल्य x रुपए प्लस अब इनका दोनों का जो जोड़ आएगा जो वो कितना आएगा? 18। क्योंकि रोमिला के पास कितने टोटल रुपए तो 18 ही हैं, रोमिला के पास 18 रुपए हैं। तो जितने भी उसने पेंसिल खरीदी इनका मूल्य कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, रबड़ का मूल्य 2 हो सकता है, पेंसिल का मूल्य 3 हो सकता है, पेंसिल का मूल्य 1 हो सकता है, रबड़ का मूल्य 5 हो सकता है। ये अपन को पता नहीं है, तो इसको अपने जो पता नहीं है उसको अपने क्या मान लिया? x और y मान लिया। ये अपन ने जो स्थिति दे रखी थी उसको बीजगणितीय रूप में, इन समीकरणों को जैसे अपने समीकरण रूप में लिखा तो ये क्या होता है? ये होता है बीजगणितीय रूप। ये अपने बीजगणितीय रूप में लिख दिया, एक काम अपना पूरा हो गया। प्रश्न ने बोला कि इसको बीजगणितीय रूप में दर्शाइए, तो अपने बीजगणितीय रूप में लिख दिया। आप घबराइए मत, जैसे जैसे अपना आगे आगे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आप समीकरण बनाना भी सीख जाएंगे। तो ये अपने बना दी समीकरण। अब इसको ज्यामितीय रूप में, ग्राफीय रूप में और दर्शाना कि ग्राफ में रूप में इसको दर्शाना है। हल नहीं पता करना अपन को, एक्स और वाई की कितनी मान है अभी वो पता नहीं करने। तो आप देखिए ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए क्या करेंगे? ये जो समीकरण है उसको उसकी सारणी बनाएंगे, बिंदु सारणी। उन बिंदु से अपन को ग्राफ में दर्शाएंगे। ग्राफ में दर्शाने के अपने को सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि सारणी बना के बिंदु होंगे तभी तो अपने ग्राफ दर्शाएंगे, ऐसे ही कैसे दर्शा लेंगे।
और अब बिंदु निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि या तो y के बराबर रख दो इस पूरे समीकरण को, या x के बराबर रख दो। देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 1 से समीकरण 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए या तो x के बराबर रख दो, या किसके बराबर, y के बराबर रख दो। तो आप देखिए यहाँ पे अपन किसके बराबर रखेंगे, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2y है। तो यदि 3x को उधर ले जाएंगे तो अपन जो भी x का मान रखेंगे बट्टे में 2 आ जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, 2y 3x बराबर 9, ये 2y इधर प्लस का है तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस का 2y। 2y बराबर 9। अब देखिए प्लस का 3x है, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस का 3x। ठीक है, अब क्योंकि एक चर के बराबर रखना है, या तो y के बराबर रखो या x के बराबर। तो अब ये 2 गुणा में, इसको भी हटाओ, इसको इधर गुणा में, तो ये किस में रहेगा, भाग में। तो y बराबर 9 माइनस 3x बट्टा 2। अब देखिए अपन x का जो भी मान रखेंगे तो ये 3 में से घटेगा, फिर 2 में भाग देंगे। मान लो यहाँ पे x का मान 0 रखा तो 9 में से 0 गया तो 9, अब 9 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा पाएगा। जैसे x का मान 2 रखेंगे तो क्या 6, 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि किसको भाग देना है, किसका नहीं देना है। तो 9 में 3 का भाग आराम से जा रहा है तो 3 को इसके बट्टे में लाना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2y है, इसको इधर भेजो तो 3x बराबर 9, ये 2y प्लस का इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस का, माइनस 2y। अब ये 3 गुणा में इधर किस में हो जाएगा, भाग में, तो x बराबर 9 माइनस 2y बट्टा 3। समीकरण 1 है, इसको अपन या तो समीकरण 1 डैश मान लो या समीकरण 3 भी मान सकते हैं, जैसे अपनी मर्जी वो कर सकते हैं। समीकरण 1 को कर दिया, आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी निम्न है। समीकरण 1 के लिए सारणी निम्न है। सारणी बनाएंगे, सारणी जैसे बनानी है, 3 बिंदु अपन को कम से कम लेके आने हैं, 3 बिंदु। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे x, नीचे y, और ये अपने नीचे 3 कर दिए। अब x के मान देखिए यहाँ पे y है ना, तो y के मान रखेंगे और x के मान आते जाएंगे। तो और ये मान जो रखने वाला काम है ये अपन को किस में करना है, रफ काम करना है। क्या काम करना है, रफ। ये अपन को अलग से करना है कि y बराबर 1 रखा, पहले अपन को जो भी मान निकालना, पहले 0 तो जरूर रख के देखना है। y का मान 0 रखा तो 0 रखेंगे तो ये 2 को 0 से गुणा होगी 0, तो 9 में से 0 रहेगा 0, तो 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, देखिए जब y बराबर कितना रखेंगे 0, y बराबर 0 तो ये 0, अब 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी कि y का मान कितना रखा 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो देखिए x बराबर 9 माइनस 2 इंटू y का मान कितना रखा 0 बटा 3, तो x बराबर 9 बटा 3, तो 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। x का मान आएगा, y का मान इधर रखा 0, तो x का मान कितना आया 3, ये अपन ने रख दिया। अब अगला y का मान कितना रखना है अपन को, 1 रख के देखना है। आगे बढ़ते रहना है, 1 2 3 4, फिर 4 से ऊपर मत जाना, फिर माइनस में रख के देख लो, -1 -2 -3 -4। पॉइंट आपको जितने कम से कम रखने, 2 3 4 में समेटने, ताकि ग्राफ आपका है वो लंबा बड़ा, मतलब जो रेखा है, जैसे मान लो आपने 40 रख दी तो आपको 1 2 3 4 ऐसे करके मतलब मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, तो नीचे 4 या 5 तक ही जाना है। तो 1 रखेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 में 3 का भाग नहीं रहता तो छोड़ो, 1 तो हो ही नहीं सकता। 2 रखेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 5 में 3 का भाग नहीं रहता, ये भी नहीं हो सकता। 2 y का मान 3 रखा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 9 में से 6 गया 3, 3 में 3 का भाग रहता है, तो वाह अपना काम बन गया। y का मान कितना रखेंगे 3, ठीक है, तो x बराबर 9 माइनस 2, y का मान अपने कितना रख रहे हैं 3 रख रहे हैं बट्टा 3, तो x बराबर इसमें रख रहा हूं मैं। देखिए समीकरण 1 को अपने चेंज किया ना, x के बराबर रखा समीकरण 1 को, तो अब समीकरण
एक मत बोल दो आप इसको। अब अपना नया समीकरण क्या गया, 3 आ गया ना, तो समीकरण 3 के लिए सारणी निम्न है, ठीक है ना। अब ऐसे समीकरण 2 कर देंगे, तो पहले ये कंप्लीट करते हैं। 3 रखा तो 2 को 3 से करेंगे तो 6, 9 माइनस 6 बट्टा 3, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, 3 बट्टा 3 कितना जाएगा 1, यानी कि y का मान अपने कितना रखा 3 रखा, y का मान कितना रखा 3, तो x का मान कितना आया इस समीकरण में, x का मान कितना आया 1 आया। ये लो साहब 3 रख लिया। अब 4 रखेंगे तो y का मान 4 रखेंगे तो 2 को 4 से करेंगे 8, 8 में से 1 जाएगा, सॉरी 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 1 बटा 3, पूर्ण संख्या नहीं आई। अब उनको पूर्ण संख्या लेके आनी है, पॉइंट में नहीं लेके आना है। पॉइंट में लेके आएंगे तो ग्राफ में दर्शाने में दिक्कत हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। दर्शा तो सकते हैं लेकिन पॉइंट में दर्शाने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अपन को पूरी संख्या लेके आनी है। तो 4 दर्शा लिया। अब 5 तो ले ही नहीं सकते, तो 5 को 2 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, मतलब छोड़ो इसको। अब नेगेटिव लेके चलते हैं। y का मान 0 तो रख लिया, y का मान रखते हैं -1, तो 2 को -1 से +2 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएंगे, नहीं होगा। y का मान -2 रखा तो -2 रखेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 9 और 4 13, नहीं जाएगा ना भाग। आप रख के देख लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। y का मान जैसे 3 रखेंगे, माइनस का 3 रखेंगे तो देखिए y का मान अपने क्या -3 रखा, तो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस का क्या आएगा 6, 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 में 3 का भाग जाता है, अपना काम हो गया। 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो देखिए अपने y का मान कितना रखा -3, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 5 से ज्यादा मत जाना। जब भी आप मान रखो 4 या 5 में रुक जाना, फिर माइनस में रख के देख लेना। तो माइनस में रखेंगे तो वापस अपने मान मिल जाएगी अपने को। 2 या 3, कम से कम 2 तो लेने, नहीं तो आप 3 लेने की कोशिश करना, गलती नहीं होगी। तो -3 रखा तो y का मान, x का मान कितना आया 5 आया, y का मान -3, x का मान कितना आया 5। ये अपनी समीकरण बन गई। तो आप देखिए समीकरण 3 के लिए बिंदु निम्न है, समीकरण 3 के लिए बिंदु लिख दो डायरेक्ट बिंदु। अब इस सारणी से ये अपने बिंदु A फिक्स काम करो, A B C 3 बिंदु ले रहे हैं और उसमें भी 3 लेंगे तो D E F बस फिक्स, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए x का मान कितना है 3, पहले x का मान आएगा और बाद में y का मान आएगा। y का मान कितना है 0, फिर b लिया, x का मान 1, y का मान 3, फिर c लिया, x का मान 5, y का मान -3। ठीक है, ये अपने हो गई। अब समीकरण 1 का काम पूरा हुआ। ये ग्राफ पे दर्शाने के लिए बिल्कुल सही है, इसको अपने ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। अब समीकरण 2, अभी समीकरण 2 बाकी है भाई, समीकरण 1 ही हुआ है। तो अब अपन यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2। इसको तो अपने x के बराबर रख लिया, तो यहाँ पर भी देखना है किसमें 18 में 4 का भाग जाता है, 6 का जल्दी जाता है, तो 6 का भाग दे देंगे और y का मान लिखना है। देखिए जैसे समीकरण 2 से अपन क्या कर सकते हैं, देखिए y बराबर 18 माइनस 6x नहीं, देखिए x बराबर देखिए क्या कर सकते हैं, इसका इस समीकरण को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 6x है बराबर कितना है 18, ये माइनस का 4y है, ये सॉरी ये प्लस का 4y है, इधर आके माइनस का 4y, तो 18 माइनस 4y। अब x के गुणा में इधर आके किस में रहेगा भाग में। अपन को एक ओनली फॉर ये चर ना यही रखना है, या तो यहाँ पे y रख लो या x रख लो, और अपन को क्या रखना है वो यहाँ पे भाग देने पे पता चलेगा। तो 6, अब देखिए 18 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, एक मान आसानी से आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ पे 4 लेके आएंगे ना तो 0 रखेंगे तो 4 का भाग नहीं जाएगा, 18 में 4 का भाग नहीं जाता है ना, तो बस, और 18 में 6 का भाग जाता है, तो 0 से अपना काम बन रहा है। बस एक पॉइंट आसानी से मिल जाए उसके लिए अपनी ये माथापच्ची कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे यदि 6 हो। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या था, चेंज भी कर सकते, लेकिन एक बिंदु तो कम से कम अपना आसानी से मिल जाए कि 0 रखा, जल्दी से मान मिल गया। अब यहाँ पे मान लो मैं इसको y के बराबर रखता तो ये माइनस का 6x यहाँ जाता, बट्टे में क्या आता 4 आता, तो 0 नहीं रख पाते। तो बस एक मिनट आसानी से मिल जाए उसके लिए ये कर रहे हैं कि किसका भाग दिया जाए किसका नहीं दिया जाए। तो 6x
अब x को इधर गुणा में 6 तो यहाँ पे आके भाग में रहेगा, तो x बराबर क्या होगा 18 - 4y बटा 6। y का मान जैसे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, 18 में से 0 रहेगा 18। अब 18 में 6 का भाग कितने बार रहेगा, 3 बार रहेगा, तो एक पॉइंट तो अपना आसानी से आ रहा है। इसलिए ये करते हैं कि ध्यान दिया जाता है कि किसका भाग दे किसका नहीं दे वगैरह वगैरह, कि x के बराबर रखे या y के बराबर रखे अपने आसानी से। तो x बराबर 18 - 4y बटा 6, इसको अपन क्या दे सकते हैं, समीकरण नंबर 4, है ना। क्योंकि समीकरण 3 तो इसको ही दे दिया था चेंज करके, समीकरण 2 को चेंज किया समीकरण 4। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 4 के लिए सारणी निम्न है। समीकरण 4 के लिए बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है, कहीं पर भी चेंज नहीं करना। समीकरण 4 के लिए सारणी निम्न है, निम्न है। यहाँ पे अपन सारणी चलो यहाँ पे बना लेते हैं। समीकरण तो 4 है, ये तो समीकरण 3 की सारणी है, और यहाँ पे अपन बना लेंगे समीकरण नंबर 4 की सारणी। तो ये x और ये y के मान आएंगे यहाँ पे, ये 3 अपने हो गए। x का मान जैसे रखेंगे वहां पे y का मान आ जाएगा। इधर अपन ये जो मान चेक कर करके देखेंगे वो अपना क्या है, रफ काम है। वो सारणी अपन नीचे बनानी थी, मैंने यहाँ पे बना दी। तो आप अब देखिए अपनी समीकरण क्या है, समीकरण ये रफ काम है 18 - 4y बटा 6, ये समीकरण है x बराबर की। y का मान पहले अपन क्या रखेंगे, y का मान 0 रखा तो x बराबर 18 - 4 गुणा 0 बटा 6। अब 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पे 18 बचेगा, 18 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो बस ये एक बिंदु आसानी से मिल जाए उसके लिए ये करते हैं। तो जैसे ही x का मान y का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आएगा, 18 बटा 6 बराबर कितना रहेगा, 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया, x का मान कितना रहेगा, 3 आ जाएगा। एक पॉइंट आसानी से मिल गया। अब अगले पॉइंट के लिए अपन को क्या, अगले पॉइंट को चेक करना पड़ेगा अपन को ध्यान से। y का मान देखिए, y का मान 2 रखा, सर 1 रखते पहले तो 4, 18 में से 4 जाएगा 14 बचेगा, 14 में 6 का भाग नहीं जाता। y का मान 2 रखा तो 4 को 2 से करेंगे तो 8, 18 में से 8 गए 10, 10 में 6 का भाग नहीं जाता। y का मान 3 रखा, 4 को 3 से गुणा किया कितना है, 12, 12 है ना। 12 में से 18 जाएंगे कितना बचेगा, 6, 6 में 6 का भाग कितनी बार चला जाएगा, एक बार। तो अपना 3 से काम हो रहा है कि x बराबर 3 रखा, y बराबर यहाँ पे 3 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, देखिए 18 - 4 गुणा 3 बटा 6। तो x बराबर 18 - 4 को 3 से करेंगे तो 12 बटा 6। 18 में से 6 12 जाएंगे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 6 बटा 6 कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि y का मान कितना रखा, 3, y का मान कितना रखा, 3, तो कितने आए, 1 आया। 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा पॉइंट, अब देखिए आगे जाने से कोई फायदा नहीं, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, 18 में से 16 जाएंगे 2 बचेंगे, 2 में 6 का भाग, मतलब कुल मिला के अब माइनस में आ जाओ अपने, -1 रखेंगे तो प्लस का 4, 18 और 4 22, 22 में 6 का भाग नहीं जाता। 3, अब -3 रखो, जैसे -3 रखेंगे यहाँ पे देखिए y बराबर -3, तो माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस। 18 और 12 कितने होते हैं, 18 और 12 30। अब 30 में 6 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। यानी कि मैंने -3 रखा y का मान, तो x का मान कितना आया, 5 आया। तो ये अपने पॉइंट आ गए, यहाँ पे अपन लिख देंगे। चलो ये सारणी है वो यहीं पे बना लेते हैं, समीकरण 4 की सारणी है वो यहीं पर ही बना लेते हैं। x और y 0 रखा, 0 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 1 आया x का मान, और -3 रखा तो 5 आया। अब समीकरण 4 के बिंदु बना लेते हैं। बिंदु क्या बोलेंगे, ए बी सी तो अपने पहले से ही ले लिए। समीकरण 4 के लिए बिंदु, तो डी, पहला पॉइंट क्या है, 3 0,
x का मान 3, y का मान 0। फिर e, x का मान 1, y का मान 3। फिर x का मान 5, y का मान -3। ये अपने बिंदु बन गए ए बी सी डी ई एफ। दोनों समीकरण के लिए बिंदु बन गए। अब अपन यहाँ पे क्या दर्शा देंगे, ये अपना था रफ काम, इसको हटा दो। आपको क्या करना है, ग्राफ की कॉपी आती है, 5-10 पेज आते हैं उसमें ग्राफ के, वो लेके आ जाना है, उस पर आपको हल करना है। बिल्कुल आसान सा काम है, कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये अपना क्या होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0। यानी कि यहाँ पे x का भी निर्देशांक 0 और y का निर्देशांक भी 0। अब देखिए सारणी से अपने को क्या देखने, मान रखने। ये अपनी क्या होती है, x और ये क्या होती है, x डैश, y डैश। डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे x यानी कि ये धनात्मक मान हो जाए प्लस में, और x डैश का मतलब यहाँ पे x के मान क्या हो जाए माइनस में। ऊपर y के मान प्लस में और y डैश y के मान माइनस में। ये इस प्रकार से दर्शाया गया है। ये अपना मूल बिंदु 0। अब देखिए हाईएस्ट मान कहाँ कहाँ दर्शाने, x का प्लस में मान कितना है, 5 है, इसमें तो 5 है, और इसमें 5 है, यानी कि x का हाईएस्ट मान अपने को 5 दर्शाना है। तो 1 2 3 4 5। आप देखिए यहाँ पे मैं गैप बराबर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, उसकी वजह से लाइन है उसमें भी दिक्कत आएगी। लेकिन ग्राफ में क्या होता है, जगह बिल्कुल बराबर बराबर बांटी हुई होती है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए 5 x के मान दर्शा दी। अब माइनस में देखिए किस के, x के मान तो माइनस में है नहीं, मतलब इधर तो कुछ आने वाला है नहीं। y के मान देखिए हाईएस्ट माइनस में कितने हैं, 3, और प्लस में हाईएस्ट मान कितने हैं, प्लस में भी 3 और माइनस में भी y के मान कितने हैं, 3 है। तो ये दर्शाओ 1 2 3। हाईएस्ट मान माइनस में भी 3 ही है, 1 -1 -2 और -3। ये अपने सारणी में देख के मान दर्शा लिए। इधर वाले नहीं दर्शाए क्योंकि हमारे को पॉइंट ही नहीं है, तो दर्शाने ही नहीं है। टाइम बच रहा है, टाइम फालतू में क्यों देना, परीक्षा में टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही टाइम। तो अब देखिए ए पॉइंट अपना क्या है, 3 0। अब देखिए बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। x का मान कितना है, 3, x का मान 3, y का मान कितना है, 0। मतलब यदि 1 होता तो ऊपर आते, -1 होता तो नीचे आते, लेकिन 0 है तो x का मान तो 3 है, कि y का मान कितना है, 0। तो ये पॉइंट कहाँ पे, यहीं पे रह जाएगा, पॉइंट ए 3 0। इसका मतलब क्या है कि x की दूरी तो कितनी है, 3 है मूल बिंदु से, लेकिन y की जो दूरी है वो 0, मतलब वो पॉइंट यहीं पे इस छेद में यहीं पे रहेगा। यदि y का मान 1 होता तो ये पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे आता, 2 होता तो यहाँ, 3 होता तो यहाँ, यदि -1 होता तो यहाँ पे, -2 होता तो यहाँ पे, -3 होता तो यहाँ पे, लेकिन ये क्या 0 है तो यहीं पे रह गया। बी पॉइंट क्या है, 1 3, मतलब x का मान 1 और y का मान 3, मतलब ये पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पे। पॉइंट अपना क्या है, बी 1 3, मतलब x का मान 1, y का मान 3, ये बी पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या है, 5, x का मान 5, ये 5, और y का मान -3, मतलब ये पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा। क्या पॉइंट अपना, सी 5 -3, ठीक। तो अपनी यहाँ पे रेखा क्या बनी, समीकरण 3 के ना, मतलब वैसे तो समीकरण, इस समीकरण की रेखा है ये, जो अपनी रेखा आएगी वो किस समीकरण की है, इस समीकरण की है। तो अपन को बिल्कुल स्केल से मिलाएंगे तो एकदम सीधी लाइन आएगी। अभी बोर्ड पे मेरे से थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन आप जैसे ही ग्राफ पे स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। किस रेखा के लिए लाइन आई है ये, या तो ये बना दो या ये लिख दो। तो मैं ये रख रहा हूँ 2y + 3x बराबर 9 की ये जो रेखा अपने को प्राप्त हुई है। समीकरण 1 की दर्शा दे, अब समीकरण 2 की ओर दर्शाओ। समीकरण 2 के पॉइंट क्या है, ये रहे डी 3 0, यानी कि x के मान 3 और y के मान 0।
ठीक है, मतलब इसका ये जो पॉइंट है वो डी भी बोल सकते हैं इसको। डी पॉइंट अपना क्या है 3 0 सेम पॉइंट है। ई पॉइंट 1 3, तो ये 1 और ये 3, ये लो ये पॉइंट भी सेम आ गया ई 1 3। एफ पॉइंट क्या है 5 5 और -3 ये क्या है एफ पॉइंट 5 -3। अब आप देखो ये क्या हो रहा है, मतलब दोनों समीकरणों के पॉइंट ही सेम है। कहने का मतलब क्या है कि समीकरण 1 की रेखा है, जस्ट उसी के ऊपर, बिल्कुल उसी के ऊपर समीकरण 2 की रेखा आएगी। बोलते ना एक के ऊपर एक चढ़ी हुई, इस प्रकार से ये रेखाएं होंगी। देखिए जैसे मान लो ये समीकरण 1 की रेखा जा रही है, तो उसी के जस्ट ऊपर समीकरण 2 की भी रेखा है, बिल्कुल ऊपर रेखा है, उसको अपन क्या बोलते हैं संपाती रेखाएं बोलते हैं। यदि आपने एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, एक दूसरे के ऊपर बैठी हुई है। उदाहरण नंबर 1 में अपने पास क्या आई थी, प्रतिच्छेद कर रही थी रेखाएं, और यहाँ पे क्या आ रही है, हम लेके थोड़ी आए, हम तो हल कर रहे थे, हमें थोड़ी पता था कि बिंदु सेम आएंगे। अपने तो कंडीशन अप्लाई की थी, ये रखा था वो रखा था, तो यहाँ पे बिंदु क्या सेम आई, बिंदु सेम आएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये रेखा है वो एक दूसरे के ऊपर आई हुई, दोनों समीकरण की जो रेखा है वो समीकरण 1 के जो रेखा है उसी के ऊपर समीकरण 2 की रेखा जाएगी। तो समीकरण 2 है वो क्या है 4y + 6x = 18। ये अपना 3.2 के लिए एक जो कंडीशन होती है वो सोल्व हो रही है, आप इनको ध्यान में रखना। ये जो रेखाएं पहले प्रतिच्छेद हुई थी उदाहरण 1 में, उदाहरण 2 अपना है, उसमें क्या हो रही है एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, इनको क्या बोलते हैं संपाती रेखाएं। अभी मैंने अगले वीडियो में आपको जरूर बता देंगे कि वो क्या कंडीशन होती है। तो हाल इन्होंने पूछा नहीं है कि x और y का क्या अलग, इन्होंने ये कहा कि जो शर्त है उसको बीजगणितीय रूप में दर्शाओ, तो बीजगणितीय रूप में दर्शा दिया। और ये भी कहा कि साथ में ग्राफीय रूप में भी दर्शाओ, तो ये ग्राफीय रूप में दर्शा दिया। और ये एक दूसरे के ऊपर आइए, आप ग्राफ बनाओगे पॉइंट चेंज करके देख लेना, बिल्कुल ये कंडीशन आएगी, यहीं पे रेखा आएगी, यही होगा और कुछ नहीं होने वाला। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक के ऊपर एक रेखा चढ़ी हुई क्या बोलते हैं संपाती रेखाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती, धन्यवाद।